एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आई एम डॉक्टर खुशी साहू एंड हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजी का टॉपिक कवर कर रहे थे। जितने भी आयुर्वेद पोर्शन है वो ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ, संदिग्ध रोग का और उसके पहले के भी टॉपिक्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी हमारे सिलेबस में इस पॉइंट से रिलेटेड पॉइंट नंबर 3 में जितने भी मॉडर्न टॉपिक्स दिए हैं उनको हम धीरे धीरे कवर करेंगे, लाइक एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस, ब्लेफाइटिस एटसेट्रा। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, जो जिसमें हम इटियोलॉजी, पैथोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, मेडिकल, सर्जिकल मैनेजमेंट एटसेट्रा देखेंगे, जो कि हमारे सिलेबस के पॉइंट्स हैं। तो इस वीडियो में हम डेफिनेशन, इटियोलॉजी, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, क्लिनिकल पिक्चर, कॉम्प्लिकेशन एंड ट्रीटमेंट देखने वाले हैं। इसी तरीके की बहुत से वीडियोस मैं आगे भी अपलोड करूंगी और सारे सब्जेक्ट के ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, सबसे पहले हमको मीनिंग समझनी है, व्हाट इज डेक्रो एंड व्हाट इज सिस्टाइटिस। तो डेक्रो वर्ड डिफाइन करता है लैक्राइमल डक्ट को। लैक्राइमल डक्ट में किसी भी प्रकार का सिस्ट होना या इन्फ्लामेशन होना जो है वो डेक्रोसिस्टाइटिस डिफाइन करता है। यानी inflammation of lacrimal sac is also known as dacrocystitis. Acute dacrocystitis is an acute suppurative inflammation of lacrimal sac characterized by the presence of a painful swelling in the region of sac. आगे हम इमेजेस भी देखेंगे। यानी lacrimal sac में एक ऐसा इन्फ्लामेशन होना और वहां से एक पस का यानी सुपरेटिव डिस्चार्ज का होना ही एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस को दर्शाता है। यहाँ पर पेनफुल स्वेलिंग होगी। इटियोलॉजी, कैसे ये डेवलप हो सकता है, तो इट में डेवलप इन टू वेज, दो प्रकार से डेवलप हो सकता है। एक्यूट एक्जिबरेशन ऑफ क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस, यानी यदि क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस वर्स कंडीशन हो जाए तो वो हो सकता है कि एक्यूट में कन्वर्ट हो सकता है। एज एन एक्यूट peridacrocystitis due to direct involvement of the neighboring infected structures such as paranasal sinus, surrounding bones, dental abscess और caries teeth in the upper jaw। यानी कहीं और इन्फेक्शन हुआ हो, या तो आपको नेजल कैविटी में इन्फेक्शन है या दांतों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, उसकी वजह से हमारी आंखों में या हमारी लैक्राइमल सैक में स्वेलिंग आ रही है, तो वो भी एक कारण हो सकता है एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस का। यानी इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो ये क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस की वर्जन कंडीशन हो या फिर कहीं और का इन्फेक्शन जो है वो हमारे लैक्राइमल सैक में इन्फेक्शन करके, इन्फ्लेमेशन करके एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस कॉज कर सकता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर यानी किन में ज्यादा चांसेस है ये चीज होने के, तो एज ग्रुप जो कि 40 से 60 ईयर यानी जो एजिंग ग्रुप है वहां पर कॉमन हो सकता है। सेक्स में प्रीडोमिनेटली सीन इन फीमेल प्रोबेबली ड्यू टू कंपैरेटिवली नैरो ल्यूमन ऑफ द बोनी कैनाल, यानी वुमेन्स में जो बोनी कैनाल है वो नैरो होती है एज कंपेयर टू मेल, इसलिए चांसेस ज्यादा होते हैं फीमेल्स में। हेरिडिटी यानी प्लेज एन इनडायरेक्ट रोल, ज्यादातर ये चीज नहीं देखी जाती। यदि किसी के पेरेंट्स का फेशियल स्ट्रक्चर ऐसा है कि बोनी कैनाल जो है वो लेंथ या विड्थ वाइड छोटी है, तो वो बच्चों में भी उसी तरीके से होगी और वो ऐसे लोग जो है वो ज्यादा प्रोन होते हैं कि उनको डेक्रोसिस्टाइटिस हो सकता है। और पुअर पर्सनल हाइजीन, यदि हम सही से फेस वॉश नहीं कर रहे, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो वो कॉज कर सकता है डेक्रोसिस्टाइटिस। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, क्या क्या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है, तो स्ट्रेप्टोकोकस, हिमोलिटिकस, न्यूमोकोकस और स्टेफाइलोकोकस, ये तीन ऑर्गेनिज्म जनरली एक्यूट एक्रोसिस्टाइटिस कॉज करते हैं। क्लिनिकल पिक्चर, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी स्टेजेस याद रखना। स्टेज ऑफ सेल्यूलाइटिस, स्टेज ऑफ लैक्राइमल एब्सेंस, स्टेज ऑफ फिस्टुला फॉर्मेशन। तीन स्टेजेस होती हैं, इनको हम आगे समझेंगे। जनरली मैं आपको पहले एनाटॉमी बता देती हूँ कि ये हमारी, यदि ये हमारी आई है तो यहां से पंक्टम से हमारे दो कैनाली कुलाएं निकली होती है, यहां से कैनाली कुली निकलेगी, फिर ये आगे जाकर ये लैक्राइमल सैक और
नेजल सेप्टम में ऐसे डिवाइड हो जाती है। तो ये लैक्राइमल सैक में जो भी स्वेलिंग होगी इसको हम एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस बोलते हैं। अब आपको इसी में इमेजिन करना है स्टेज ऑफ सेल्यूलाइटिस, स्टेज ऑफ लैक्राइमल एब्सिस एंड स्टेज ऑफ फिस्टुला फॉर्मेशन क्या होता है। पहले हम देखेंगे स्टेज ऑफ सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस मीन्स सेल में इंफ्लेमेशन हो रहा है। तो यहाँ पर लैक्राइमल सैक जो भी मैंने आपको भी पीछे डायग्राम में बताई थी, ये वाला जो फूला हुआ पोर्शन है, यहाँ पर पेनफुल स्वेलिंग देखने को मिलेगी। अब स्वेलिंग है यानी इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन के सारे साइन जो भी हम पढ़ते हैं, र्यूबर, डॉरर, कैलोर, यानी स्वेलिंग विथ रेड हॉट फर्म टेंडरनेस, रेडनेस, इडीमा ऑल्सो स्प्रेड टू द लिड्स एंड चीक्स, यानी आईलिड्स में, गाल तक भी ये जो इन्फ्लामेशन है वो जा सकता है। एपिफोरा मीन्स होता है कि कंटिन्यूअस डिस्चार्ज फ्रॉम द आई, यानी वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द आई, आंसू का बहुत ज्यादा मात्रा में निकलना। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स सच एज फीवर, मैलियस, जो कि हम इन्फ्लेमेशन का जनरल सिम्टम्स भी पढ़ते हैं, फीवर आना, मैलियस थकावट सी महसूस होना। व्हेन ट्रीटेड resolution may occur at this stage if untreated self resolution is layer, यानी यदि हम थोड़ा बहुत इसमें ट्रीटमेंट करते हैं तो ये आसानी से ये स्टेज जो है वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन यदि इसको छोड़ दिया जाए तो ये आगे नेक्स्ट स्टेज यानी हमारी जो स्टेज ऑफ लैक्राइमल एब्सिस है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान थी पहली स्टेज। सेल्यूलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन के सारे सिम्टम्स हमें इस स्टेज में दिखेंगे। फिर आता है स्टेज ऑफ लैक्राइमल एब्सिस। कंटिन्यूड इन्फ्लामेशन कॉजेज ऑक्लूजन ऑफ कैनालिकुलाई ड्यू टू इडीमा, यानी जैसे ही इन्फ्लामेशन बढ़ता जाएगा, यानी हमने फर्स्ट स्टेज में इसको ट्रीट नहीं किए तो ये जो लैक्राइमल सैक है जो कि कैनालिकुलाई से यहाँ पर कनेक्टेड था, तो ऑक्लूजन ऑफ कैनालिकुलाई यानी यहाँ पर ये कैनालिकुलाई है वो पूरी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी और जो इन्फ्लामेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और एक प्रकार से एक एब्सिस यानी एक ब्रंट का फॉर्म ले लेगा। द सैक इज फिल्ड विथ पस डिस्टेंडेड एट इट्स एंटीरियर वॉल रप्चर्स फॉर्मिंग अ पेरिसिस्टिक स्वेलिंग। ये जो भी स्वैक है ये क्योंकि कैनालिकुली पूरी तरीके से ब्लॉक्ड हो चुकी है तो आगे जो है वो कोई किसी भी प्रकार का सिक्रीशन आगे पास नहीं होगा, यानी ये जो लैक्राइमल सैक है यहाँ पर स्वेलिंग बढ़ते जाएगी, पस जो है वो बढ़ते जाएगा और ये पस जो है वो एंटीरियर वॉल को रप्चर कर कर वहां पर एक सिस्टिक स्वेलिंग फॉर्म करेगा यानी एक एब्सिस बना लेगा। इन दिस वे अ लार्ज फ्लक्युलेंट स्वेलिंग द लैक्राइमल एब्सिस इज फॉर्म, तो इसी को हम लैक्राइमल एब्सिस कहते हैं। It usually points below and to the outer side of the sac due to gravitation of pus and the presence of medial palpebral ligament in the upper side. Generally ये जो होता है ये आपको आंख में किसी की भी आंख में आपको ये जो स्वेलिंग है एब्सिस वाली वो यहाँ पर नीचे की साइड दिखने लगेगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। पस जो है वो नीचे की तरफ फिल्ड अप होगा और यहाँ पर आपको एक लैक्राइमल एब्सिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। जी, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर धीरे-धीरे पस का कलेक्शन ज़्यादा होता गया, तो ये जो कंडीशन है सेकंड, ये हो गई लैक्राइमल एब्सिस। इसके पहले की कंडीशन थी सेल्यूलाइटिस, यानी जनरली आपको थोड़ी-सी स्वेलिंग इस इनर कैंथस वाले पार्ट में देखने को मिलेगी। फिर जब ये बढ़ गई तो एक एब्सिस का फॉर्म ले लेगी। नेक्स्ट आता है स्टेज ऑफ फिस्टुला फॉर्मेशन। जनरली हम जानते हैं कि जब किसी भी पस को या किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को निकलने का ट्रैक नहीं मिलेगा तो वो वहां पर फिस्टुला बना लेता है यानी खुद की ओपनिंग बना लेता है। तो जब लैक्राइमल एब्सिस को हम अनअटेंडेड छोड़ देंगे यानी उसमें हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे तो इसका जो डिस्चार्ज है वो खुद ब खुद एक एक्सटर्नल फिस्टुला बनाकर बाहर निकलने लगता है मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट के नीचे से। तो ये खुद से एक अपना अ, मतलब एक जगह बना लेगा निकलने के लिए बाहर। पास रेयरली दिस एब्सिस में ओपन अप इनटू द nasal cavity forming an internal फिस्टुला। जनरली जो एक्सटर्नल फिस्टुला ही हमको देखने को मिलता है यानी एक आउटर ओपनिंग के थ्रू खुद ब खुद पस जो है वो ड्रेन हो जाएगा। रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि कोई इंटरनल फिस्टुला यानी जो पस है वो अंदर की तरफ नेजल कैविटी से ओपन हो। तो ये होती है हमारी एक्सटर्नल लैक्राइमल फिस्टुला की कंडीशन। अभी इसके पहले आपने देखे थे लैक्राइमल एब्सिस, वो खुद ब खुद यहाँ पर इस तरीके से फूट गया और यहाँ से पस जो है वो ड्रेन होने लगा। इसको हम एक्सटर्नल लैक्राइमल फिस्टुला कहते हैं। फिर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, यानी यदि हम
एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस को ट्रीट कर भी रहे हैं या नहीं भी किया तो उसके आगे क्या क्या उपद्रव उत्पन्न होंगे और क्या हमें परेशानियां हो सकती है। तो एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवा तक ये इन्फेक्शन पहुंच सकता है, कंजक्टिवा में पहुंचेगा तो वहां पर भी इन्फ्लेमेशन होगा और हमें वर्जन कंडीशन देखने को मिलेगी। कॉर्नियल एब्रेशन विच में बी कन्वर्टेड इनटू कॉर्नियल अल्सरेशन, कॉर्निया को इफेक्ट करेगा तो वहां पर हमें कॉर्नियल अल्सर देखने को मिल सकता है। लिड एब्सिस यानी हमारी आईलिड में व्रण की उत्पत्ति हो सकती है, वहां पर भी पस डिस्चार्ज हो सकता है। ऑस्टियोमेलाइटिस ऑफ लैक्राइमल बोन यानी जो हमारी लैक्राइमल बोन है जिसमें हमारी आई लोकेटेड है उस बोन में ऑस्टियोमेलाइटिस की कंडीशन हो सकती है। ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस जो हमारी आई ऑर्बिटल है वहां की सेल्स में भी इंफ्लेमेशन देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ फेशियल सेल्यूलाइटिस और एक्यूट एथिमोडाइटिस की कंडीशन भी हमको देखने को मिल सकती है। रेयरली कुछ केसेस में कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस और सेप्टिसीमिया की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। ट्रीटमेंट जनरली हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे तो फर्स्ट स्टेज यानी सेल्यूलाइटिस स्टेज में हम सिस्टमिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं यानी एंटीबायोटिक दे सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, सिफेलोस्पोरिन और टेट्रासाइक्लिन और कोट्रिमोक्सोल के 7 डेज के डोज दे सकते हैं और टॉपिकल एंटीबायोटिक यानी हम कुछ लोशन क्रीम्स वगैरह भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सिस्टमिक एंटी इंफ्लेमेटरी एनाल्जेसिक ड्रग्स और हॉट फोमेंटेशन हम दे सकते हैं पेन और स्वेलिंग को रिलीज करने के लिए, क्योंकि ये पहली कंडीशन है जहां पर केवल इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो जनरली हम यदि टॉपिकल या फिर एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स या किसी भी प्रकार की हॉट वहां पर चीजों का उपयोग करें तो पेन और स्वेलिंग अपने आप सबसाइड हो जाएगी। इनिशियल कंडीशन है। ड्यूरिंग स्टेज ऑफ लैक्राइमल एब्सेस, अब वहां पर एब्सेस बन गया, वहां पर पस इकट्ठा हो गया, तो जो अब ट्रीटमेंट हमारा एंटीबायोटिक चल रहा था उसके साथ साथ हमको जो पस है उसको ड्रेन करने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही पस बढ़ेगा तो वो लेटर स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम उसको पस को ड्रेन करने के लिए वहां पर स्मॉल इंसिजन देते हैं, छोटा सा इंसिजन देंगे, पस ड्रेन हो जाएगा। फिर पस को दबाकर स्क्वीज आउट करके हमें बाहर निकालना है, ड्रेसिंग करनी है और बीटाडीन से उसको साफ कर देना है। फिर यदि लैक्राइमल एब्सेस की कंडीशन बहुत ज्यादा वर्जन हो गई कि उसने लैक्राइमल सैक को पूरी तरीके से कवर कर लिए, तो हम डीसीटी और डीसीआर टेक्निक मतलब सर्जिकल टेक्निक्स यूज करते हैं। डीसीटी मीन्स डेक्रोसिस्टेक्टोमी और डीसीआर मीन्स डेक्रोसिस्टोराइनेक्टोमी। क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। During external lacrimal fistula, after controlling the acute infection with systemic antibiotic, fistulectomy along with DCT or DCR operation should be performed. यानी जब लैक्राइमल एब्सेस की कंडीशन भी कंट्रोल नहीं और इन्फेक्शन हमारा लैक्राइमल फिस्टुला तक पहुंच गया यानी फिस्टुला ओपनिंग हमको दिखने लगी, तो हमें एंटीबायोटिक देना है। उसके साथ हमें डेक्रोसिस्टेक्टोमी और डेक्रोसिस्टोक्राइनोक्टोमी करनी है। डेक्रोसिस्टेक्टोमी मतलब होता है रिमूवल ऑफ लैक्राइमल सैक, पूरा का पूरा लैक्राइमल सैक ही हमको रिमूव कर देना है। या फिर डीसीआर मतलब एक मॉडिफिकेशन करना है लैक्राइमल सैक का, यानी हमें एक नया ट्रैक डेवलप करना होता है। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस। जो डीसीआर और डीसीटी की टेक्निक्स हैं उनके बारे में हमें इतना ही लिखना काफी होता है इस टॉपिक में। और डिटेल पढ़ने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इन पे अलग से वीडियोस आपको अवेलेबल करा दूंगी, या बुक में से भी आप ये टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।